मेरा एमपी मेरा हल्का के पिछले एपिसोड में आपने देखा विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का सियासी महाभारत। हमने आपको बताया कुरुक्षेत्र का राजनीतिक इतिहास और भूगोल। मैन ऑफ स्टील के नाम से विख्यात स्वर्गीय ओपी जिंदल 1996 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने थे। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र की सियासत को बदल डाला। राजनीति में मसरूफ होने के बावजूद उन्होंने समाज सेवा को तरजीह दी थी। स्वर्गीय ओपी जिंदल का ये मिशन आज भी जारी है। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं उनके सांसद पुत्र नवीन जिंदल। कांग्रेस के इस युवा नेता ने पिछले 10 वर्षों से गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बना रखा है। सरकार उसकी बनेगी। नवीन जिंदल पिछले 10 साल से कुरुक्षेत्र के सांसद हैं। इन 10 सालों में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और कई उपलब्धियां भी हासिल की। वो संसद के अंदर भी सक्रिय रहे और संसद के बाहर भी। एक सांसद के तौर पर उनके कामकाज की समीक्षा से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उनकी शख्सियत पर। कांग्रेस के युवा सांसद नवीन जिंदल के बहुआयामी व्यक्तित्व का आईना है ये तस्वीरें। एक शख्सियत और कई भूमिकाएं। सियासत के मैदान में एक सुलझे हुए नेता, गरीब और बेसहारा लोगों की भलाई के लिए समर्पित समाज सेवक, बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कामयाब उद्योगपति, खेल के मैदान में पसीना बहाकर विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले जुझारू खिलाड़ी और तिरंगे की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले जांबाज योद्धा। सार्वजनिक जीवन में अपनी हर भूमिका को बेहद शानदार और संतुलित ढंग से निभा रहे हैं युवा सांसद नवीन जिंदल। सबसे पहले बात करते हैं तिरंगे झंडे के लिए सांसद नवीन जिंदल के संघर्ष की। तिरंगे के लिए नवीन जिंदल का संघर्ष उन दिनों में शुरू हुआ था जब वो अमेरिका में पढ़ाई करते थे। डेलस की टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान नवीन जिंदल देखते थे कि अमेरिका के लोग जब चाहें अपना झंडा फहरा सकते थे, झंडे के लिए खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। 20 साल के नौजवान नवीन जिंदल सोचते थे कि आखिर भारत में हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी क्यों नहीं है, हम खुलकर तिरंगे के लिए सम्मान प्रदर्शित क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सवालों ने उनके मन में संघर्ष के बीज बो दिए। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था 1990 में, मैं MBA करने के लिए गया और मैं 20 साल का था। मैंने देखा कि अमेरिकन्स अपने अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अमेरिका का झंडा लगाते थे। तो उन्हें देख के मुझे भी हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने देश का झंडा लगाऊं। और उस समय मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने, रैंडी माइली, उसने मुझे भारत का झंडा भेंट किया और वो इतना बड़ा झंडा था। तो जब मुझे वो झंडा मिला तो उसको खाली हाथ में लेकर
जिस खुशी का मुझे एहसास हुआ, जिस गर्व का मुझे एहसास हुआ, उसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब उसको अनुभव हम कर सकते हैं। और मैंने फिर उसको अपने दफ्तर में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट का मैं अध्यक्ष था, मैं प्रेसिडेंट था, तो मैंने उसको अपने दफ्तर में लगा के रखा और मैं सबको बहुत गर्व से मैं झंडे के बारे में बताता था। नवीन जिंदल साल 1992 में अमेरिका से भारत लौटे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री के परिसर में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराना शुरू कर दिया। लेकिन बिलासपुर के सरकारी अफसरों ने ये कहकर एतराज जताया कि फ्लैग कोड के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की इजाजत नहीं है। 94 में 1-1.5 साल के बाद एक बार कमिश्नर बिलासपुर वो आए हुए थे रायगढ़। वो देखा उन्होंने, एसपी भी उनके साथ थे। उनको देख करके उनको बहुत ख़राब लगा कि भाई यहाँ पर जो है हर रोज़ तिरंगा झंडा क्यों फहराया जाता है। उन्होंने पूछा कि क्या हर रोज़ फहराते हैं? बोले जी हाँ, यहाँ तो हर रोज़ जो है झंडा फहराते हैं। तो उन्होंने एसपी को भेजकर उस झंडे को वहाँ से उतरवा दिया। उस समय मैं 24 साल का था और क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं, इसको हर रोज़ लगाना है, तो फिर जब मुझे दिल्ली में फ़ोन आया कि जी हमको जो है इस तरह पुलिस आ गई और एसपी साहब ने खुद अपने सामने झंडे को उतरवाया, तो मुझे दुख हुआ। मैं रोया भी कि अपने ही देश के अंदर मैं अगर अपने देश के झंडे को अगर नहीं फहरा सकता तो फिर विश्व के किस कोने पे मैं फहरा पाऊंगा। अफसरों ने फ्लैग कोड की दुहाई देकर तिरंगा उतरवा दिया, लेकिन नवीन जिंदल शांत नहीं बैठे। उन्होंने सरकारी अफसरों की इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी और ये एक लंबी कानूनी लड़ाई का आगाज था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवर में जजमेंट दिया था और तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्टे किया तब मुझे दुख हुआ कि भाई किस तरह से एक देश का नागरिक अगर सम्मानपूर्वक ढंग से झंडे को लगाना चाहते हैं तो उसको प्रोत्साहन करने की जगह उसको रोका जा रहा है। नवीन जिंदल की लड़ाई रंग लाई। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 22 सितंबर 1995 को उनकी रिट याचिका को अनुमति दे दी। करीब 1 दशक तक चले लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 23 जनवरी 2004 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नवीन जिंदल के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारत के हर नागरिक को तिरंगा झंडा फहराने और अपना राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित करने का हक मिल गया। On 23rd January 2004, the Supreme Court of India declared it as a fundamental right under freedom of speech and expression. So that was one of the happiest days of my life, that it was a dream come true that we'll be able to, now all of us will be able to display the greatest symbol of our country with pride every day of the year and draw inspiration from it to dedicate ourselves for the country. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित होकर नवीन जिंदल ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसके जरिए वे हर भारतीय को तिरंगे के गौरव के साथ जोड़ना चाहते हैं। गर्व की महान अनुभूति के साथ वे तिरंगे के प्रदर्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इसी भावना के साथ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस साल 30 जनवरी को इंडिया गेट पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। उसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी सरीखी कई हस्तियां पहुंची थी। इस शहर में एक दरिंदगी का आलम छाया हुआ था। खून बह रहा था लोगों का और सारे नेताओं को ये डर शुबा था कि अगर दिल्ली डूब जाती है खून में तो इस मुल्क को बचाया नहीं जा सकेगा। 66 साल पहले आज ही के दिन, आज ही की शाम बापू का खून बहा और वो खून ऐसा बहा कि जो दरिंदगी का आलम था वो साफ हो गया और सौहार्द इस मुल्क में स्थापित हुआ। वो एक बलिदान था मानवता के लिए, लेकिन हमने ये भूलना नहीं चाहिए। वो दरिंदगी का आलम वापस आना नहीं चाहिए, क्योंकि अब
बापू नहीं है हमारे बीच। नवीन ने अभी झंडे के बारे में बात की और उनसे सवाल पूछा गया कि ये झंडा रात को फहराया जा सकता है या नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरी सोच झंडे के बारे में थोड़ी अलग है। ये झंडा दिल में रहता है, ये रात को फहराता है, ये सुबह फहराता है, ये पूरी जिंदगी भर फहराता है। इस वजह से क्या हुआ? वो साउथ अफ्रीकन की घटना कि जिसने कहा कि बेरेटा के ऊपर नहीं जा सकते, परंतु आपके कैप के ऊपर। श्रद्धांजलि सभा के मंच से सांसद नवीन जिंदल के संघर्ष को याद किया गया। नवीन जिंदल जब झंडे के झंडा बरदार बनने की दास्तां बयां कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी लड़ाई का एक एक दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। क्यों उतार दिया? तो बोले कि जी हर रोज जो है हम नहीं लगा सकते झंडे को। तो मुझे लगा कि अमेरिका में मैं जब पढ़ रहा था तब तो लगा सकता था, और अपने ही देश में अगर मैं झंडा नहीं लगा सकता गर्व से तो कहाँ लगा पाऊंगा। तो उसमें यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी भी बैठे हैं, मैं उनके पास भी गया कि जी मेरा जो है झंडा सरकारी अफसरों ने उतरवा दिया है। तो इन्होंने भी मुझे उसमें हौसला अफजाई की कि नहीं, आप जो है झंडा बिल्कुल लगाओ, इसके लिए जो भी मदद हो उसकी ही करेंगे। तो एक लंबा संघर्ष 10 साल तक कोर्ट में जो है ये चला, और उसके बाद 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि झंडा फहराना किसी भी व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक अभिन्न अंग है। और ये हक हमें पहली बार मिला है कि हम हर रोज़ अपने देश के झंडे को हम फहरा सकें, उसे दर्शा सकें। और महात्मा गांधी जी हमारे बापू, उन्होंने जो है देश को आज़ादी भी दिलवाई और देश को झंडा भी दिया। तो आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, और राष्ट्रीय ध्वज को भी, कि हम उनके बताए हुए हम रास्ते पे चलें। झंडे के लिए सांसद नवीन जिंदल का दूसरा अभियान भी सफल रहा। दिसंबर 2009 में गृह मंत्रालय ने स्मारकों और विशाल खंभों पर रात के वक्त तिरंगा फहराने के उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय ने इस बात पर सहमति जताई कि पर्याप्त रोशनी के साथ रात के वक्त भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है। तिरंगे की लड़ाई के महानायक नवीन जिंदल यहीं नहीं थमे। उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। फरवरी 2010 में उन्होंने लोकसभा स्पीकर से गुजारिश की कि उन्हें सदन में लेपल पिन से राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाए। उनकी मुहिम रंग लाई। संसद की नियम समिति से संसद सदस्यों को सदन में बैठाने के दौरान लेपल पिन से राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान कर दी। नवीन जिंदल का अगला कदम तिरंगे को देशभक्ति के अगले मुकाम पर ले जाना था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को 100 फीट से अधिक ऊंचे खंभे पर फहराना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले में 207 फीट ऊंचे खंभे पर तिरंगे को फहराया। ये दुनिया में कहीं भी भारतीय ध्वज को सबसे अधिक ऊंचाई पर फहराने की घटना है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर में कई स्थानों पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर तिरंगे झंडे फहराए गए हैं। खास तौर से हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, लाडवा और शाहबाद जैसे कई स्थानों पर बड़े बड़े झंडे फहराए गए हैं। ये झंडे डेनियर पॉलिस्टर से तैयार किए गए हैं, जिन पर तेज धूप, बारिश और तूफान का असर नहीं होता है। ये हर मौसम में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सांसद नवीन जिंदल ने जिस तरह तिरंगे के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसी तरह उन्होंने रुपए के सम्मान की खातिर भी संघर्ष किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ साल पहले तक भारत के हवाई अड्डों पर रुपए की कोई अहमियत नहीं समझी जाती थी। जब भी कोई शख्स एयरपोर्ट पर खरीदारी करता था
तो उसे विदेशी मुद्रा या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करनी पड़ती थी। एयरपोर्ट पर रुपए के जरिए भुगतान स्वीकार ही नहीं किया जाता था। खरीदे गए सामान के लिए अपने पास रखी भारतीय मुद्रा में आप भुगतान नहीं कर सकते थे, बल्कि कमीशन देकर भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलना पड़ता था। रुपए का ये अपमान देखकर सांसद नवीन जिंदल का दिल पीड़ा से भर गया। सांसद नवीन जिंदल ने ये सवाल हर मंच पर उठाया, क्या ऐसा कोई दूसरा देश है जो अपनी ही मुद्रा का इतना तिरस्कार करता हो? अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कीमतें स्थानीय मुद्रा में अंकित होती हैं और भुगतान भी स्थानीय मुद्रा में ही किया जाता है, लेकिन भारत में अपनी ही मुद्रा का अपमान किया जा रहा था। तो बस रुपए को सम्मान दिलाने के लिए नवीन जिंदल ने एक मुहिम छेड़ दी। नवीन जिंदल ने एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शॉप में भारतीय नागरिकों को रुपए के इस्तेमाल का हक दिलाने के लिए नीति निर्माताओं, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को लगातार चिट्ठियां लिखी। सितंबर 2005 में इस बारे में नोटिफिकेशन हुआ और फिर लंबे संघर्ष के बाद सांसद नवीन जिंदल की मुहिम रंग लाई। अब भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रुपया स्वीकार किया जाने लगा है। नवीन जिंदल ने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रखा है। बात चाहे सामाजिक सरोकारों की हो या उनकी सियासी विरासत की या फिर बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने की, हर भूमिका को वो बखूबी निभा रहे हैं। ये स्टील प्लांट्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती दे रहे हैं। जिंदल पावर प्लांट्स में बनने वाली बिजली हजारों लाखों घरों को रोशन करती है। ये रोशनी न जाने कितने लोगों की जिंदगी से अंधेरा मिटा रही है। ये उस सपने के हकीकत में तब्दील होने की रोशनी है जो कभी हिंदुस्तान के विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट ओपी जिंदल की आंखों ने देखा था। डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसकी प्रेरणा मैंने ली अपने प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल जी से। और उनका ये मानना था कि हमें जो है लोगों से जुड़ना चाहिए, और जब तक अगर मैं सिर्फ एक उद्योगपति हूँ तो मैं हो सकता है 1 लाख लोगों के लिए काम कर सकूं, बड़ा उद्योगपति 10 लाख लोगों के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए काम कर सके, लेकिन मैं देश की 100 करोड़ जनता के लिए मैं काम करना चाहता हूं। और उसके लिए अगर राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर आप काम करें तो एक बहुत अच्छा एक माध्यम है, और राजनीति के माध्यम से ही आदमी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ता है। मैन ऑफ स्टील के नाम से विख्यात स्वर्गीय ओपी जिंदल के उसी सपने को हकीकत का रूप दे रहे हैं उनके बेटे नवीन जिंदल। स्वर्गीय ओपी जिंदल ने लोहे के पाइप और स्टील फैक्ट्री के साथ अपने कारोबार की शुरुआत की थी। वो धुन और लगन के इतने पक्के थे कि मजदूर के साथ मजदूर की तरह और इंजीनियर के साथ इंजीनियर की तरह काम में लगे रहते थे। मैं मिस्त्री जो है ना, कारीगर, जो प्रैक्टिकल कारीगर है, मैं उसकी राय ज़्यादा मानता हूँ, इंजीनियर की कम मानता हूँ। जिसने हाथ से काम किया है 10 साल 5 साल तो उनको बिठा लेता हूँ। मजदूर की मेहनत और पसीने की अहमियत को वो समझते थे, इसीलिए वे कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे।
उनके बड़प्पन और उदार दिल के कारण उनके कर्मचारी आदर एवं सम्मान देते हुए उन्हें बाबूजी कहकर बुलाते थे। बाबूजी के नक्शे कदम पर चलते हुए सांसद नवीन जिंदल ने उनके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की। जिंदल स्टील्स का कारोबार एक साम्राज्य की शक्ल अख्तियार कर चुका था। जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्टील, कोयला पावर प्लांट्स शामिल हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी JSPL देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की नामी कंपनी है। नवीन जिंदल ने अपनी दूरदर्शिता के बल पर JSPL को कुछ ही बरसों में बड़ी स्टील कंपनियों की कतार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनके नेतृत्व में यह कंपनी आत्मनिर्भर और अपनी श्रेणी में सर्वाधिक लाभ कमाने वाली स्टील कंपनी के रूप में पहचानी जाती है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उद्योग लगाए हैं जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाइना हम बोलते हैं कितना आगे बढ़ा है, या यूरोप आगे बढ़ा, या अमेरिका बढ़ा, तो वो कोई भी देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिना, अपने जो है उद्योगीकरण के बिना जो है वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो हमें भी उस दौर से गुजरना है, हमें भी बहुत आवश्यकता है। जिंदल उद्योग समूह का कारोबार हरियाणा के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। देश के दुर्गम इलाकों में माइनिंग का काम चलता है। विकट परिस्थितियों में काम करके मनमाफिक नतीजे हासिल करना जैसे इनका जुनून है। एक बिजनेसमैन के तौर पर यह नवीन जिंदल की जी तोड़ मेहनत और दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि उन्होंने घाटे के काम करने वाले कई ब्लॉक्स को फायदा देने वाले उपक्रमों में तब्दील कर दिया है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं आप अंगुल उड़ीसा के अंदर, इसके लिए हमें 150 मिलियन टन का सिर्फ एक कोल ब्लॉक हमें मिला और उसकी बुनियाद के ऊपर 21,000 करोड़ तो हम पहले ही निवेश कर चुके हैं और 20,000 यानी कि 40 आने वाले 4 सालों के अंदर 40,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी ने दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र बोलीविया में विशाल लौह अयस्क खदान के उत्खनन और विकास का अधिकार प्राप्त किया है। वहां विशाल पूंजी निवेश के साथ स्पंज आयरन उद्योग और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के काम भी किए गए। इसके अलावा नवीन जिंदल के कुशल नेतृत्व में उनकी कंपनी ने सबसे लंबी 120 किलोमीटर रेल पटरी बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही बड़े और मीडियम आकार के पैरेलल फ्लैंज बीम, भारत में पहली बार बीम ब्लैंक कास्टर, देश में सबसे चौड़ी 3.5 मीटर प्लेट और एच बीम रोलिंग मिल की स्थापना का श्रेय भी नवीन जिंदल की कंपनी को ही जाता है। उद्योग एक मंदिर के समान है, उसके लिए सब लोगों को योगदान करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए ताकि उद्योग देश में लगें और देश आगे बढ़े। टीम जिंदल एक उद्यमी के तौर पर अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। साल 2007 में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने उन्हें विश्व के ऐसे प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल किया जो समाज के नवनिर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक कामयाब उद्यमी और बिजनेस टाइकून होने के बावजूद सांसद नवीन जिंदल बिजनेस को कम ही वक्त दे पाते हैं। उनका ज्यादातर समय उद्योग के बजाय अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र और समाज सेवा के लिए समर्पित रहता है। सांसद नवीन जिंदल भी अपने पिता स्वर्गीय ओपी जिंदल की तरह राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते हैं।
नवीन जिंदल एक सांसद के रूप में अपने हलके ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर राजनीति के माध्यम से हम लोगों के गाँव में जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, जब जा कर के हाथ जोड़ करके हम लोगों से वोट मांगते हैं, तो वो भी जब हम उनके घर जाते हैं तो पता लगता है उनके कैसे हालात हैं, और हम जब घर जाके उनके वोट मांगते हैं तो वो भी हमारे घर आने की हिम्मत करते हैं। वरना बड़े बड़े लोगों के घर तो मुझे भी जाने में संकोच हो, लेकिन अगर वो मेरे घर आए हुए हों तो मैं उनके घर जा सकता हूँ। तो इस तरह से एक जुड़ाव होता है, ज़मीनी हकीकत का पता लगता है। जिंदल समूह का औद्योगिक साम्राज्य देश के कई सूबों में फैला हुआ है। हिसार का स्टील प्लांट पूरे देश में मशहूर है। ये प्लांट हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के कई सूबों से यहाँ आए लोगों को रोजगार दे रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में JSPL के कोल प्लांट, पावर प्लांट और स्टील प्लांट स्थापित हैं। वहां कोयले की खदानें भी हैं। ओडिशा के अंगुल और बड़बिल में JSPL के बड़े स्टील प्लांट हैं। इन प्लांट्स को जिंदल समूह का भविष्य माना जाता है। झारखंड के पतरातू में स्टील और पावर प्लांट निर्माणाधीन हैं। जिंदल समूह के विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। ये सारे प्लांट्स नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। सरकार उसकी बनेगी। मेरा MP मेरा हलका के अगले एपिसोड में देखिए, कुरुक्षेत्र के सांसद ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत नवीन जिंदल खुद भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। खेल के मैदान में उनकी उपलब्धियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए मेरा MP मेरा हलका।